प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम अध्याय 8 कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कविताओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम कवि कुंवर नारायण का परिचय जानेंगे। देखिएगा, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 2017 है, दिल्ली में हुई। 15 नवंबर 2017 है, दिल्ली में हुई थी। देखिएगा, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959 ईस्वी की अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। देखिएगा, नई कविता क्या है। सबसे पहले अपने को नई कविता के बारे में जानना है। नई कविता यानी दूसरा सप्तक 1951 के बाद की कविताओं को कहा जाता है। यानी 1951 के बाद में जो कविताएं आई वह नई कविता कहलाती हैं। नई कविता जो शब्द है, नई कविता जो शब्द है वह अज्ञेय ने दिया था। सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय ने दिया था। कब दिया था? 1952 में दिया था। पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी 1952 में। नई कविता आंदोलन की 1952 में पटना रेडियो स्टेशन से घोषणा की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय ने। तार सप्तक। अब तार सप्तक देखिएगा, तार सप्तक क्या होता है। तार सप्तक का अर्थ होता है 7 कवियों का मंडल। सप्तक यानी 7 कवियों का मंडल। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय। और तार सप्तक जो शब्द है वो देने वाले कौन थे? प्रभाकर माचवे की उपज मानी जाती है। यानी तार सप्तक जो शब्द है वो प्रभाकर माचवे ने तार सप्तक शब्द को दिया था। 4 सप्तक हुए थे। पहला सप्तक था 1943 में, दूसरा सप्तक था 1951 में, तीसरा सप्तक था 1959 में और चौथा सप्तक था 1979 में। 1979 में चौथा सप्तक। आगे देखिए, वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से, इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। मिथक का अर्थ है लोक काल्पनिक कथानक या पौराणिक कार्य के अनुसार वे वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख, फिल्म, समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यानी कवि कहना चाहता है कि कविता कोई हाय हाय नहीं है, परंतु वह मर्म को छूने वाली, मन को छूने वाली अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह देखें। चक्रव्यूह, परिवेश। चक्रव्यूह है वो सन 1956 में आया था। परिवेश हम तुम 1961 में आया था। अपने सामने 1979 में आया था। कोई दूसरा नहीं 1993 में आया था। उसके बाद में आत्मजयी 1965 में आया था तथा वाजश्रवा के बहाने सन 2008 में आया था। उनके 2 खंड काव्य हैं, आकारों के आसपास। कौन कौन से हैं? आकारों के आसपास, जो सन 1973 में प्रकाशित हुआ था। इनका कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा
आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा। आज और आज से पहले 1998 में प्रकाशित हुआ था। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने, पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य यंत्र की तरह बन गई है, या मनुष्य का जीवन है वह यंत्र की तरह बन गया है। भौतिकता एवं यांत्रिकता का अर्थ होता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य एक यंत्र की तरह बन गया है, मशीन की तरह बन गया है। कविता की उड़ान सीमातीत है, यानी कविता है उसकी उड़ान निश्चित नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। कविता खिलती है, कविता का खिलना उसकी महक भी सीमातीत है, और अर्थ का भी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का भी दायरा असीम है। जिस प्रकार से बच्चों के सपने होते हैं उसी प्रकार से कविता भी का जो दायरा है, सीमा है, वह असीम है। जहाँ भी सृजनात्मकता ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर आग्रह बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्दों में जुड़ना ही है। देखिएगा, कुंवर नारायण को 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कुंवर नारायण को 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए, बात सीधी थी किस कविता से ली गई है या कहां से ली गई है? बात सीधी थी वह कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कोई दूसरा नहीं से ली गई है। उसके बाद में है कविता के बहाने। कविता कहां से ली गई है? इन दिनों से ली गई है। अब आगे देखिए, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जाने, प्रश्न का निशान यहां लगाया गया है, इसलिए यहां प्रश्न अलंकार है। देखिएगा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार कविता भी उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता किस प्रकार से उड़ती है, उसकी उड़ान को, उसके उद्देश्य को चिड़िया नहीं जान सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिएगा, चिड़िया है वह बाहर उड़ सकती है, भीतर उड़ सकती है, इस घर में उड़ सकती है, उस घर में उड़ सकती है, यानी निश्चित दायरे में उड़ सकती है, निश्चित सीमा में उड़ सकती है। 10 किलोमीटर उड़ सकती है, 100 किलोमीटर उड़ सकती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं उड़ सकती है। लेकिन कवि क्या कहना चाह रहा है? कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। कवि कहना चाहता है कि जो कविता है वह सब स्थानों पर उड़ सकती है, अर्थात कविता है वह अजर है, अमर है, वह कभी भी नहीं मरती है। लेकिन चिड़िया निश्चित दायरे में उड़ती है। कविता है वह देश विदेश, गांव में, ढानी में, तहसील में, सब स्थानों पर पढ़ी जाती है और वह कभी भी नहीं मरती है। एक बार फिर से देखिए, कवि कहना चाहता है कि जो कविता है वह अजर है, अमर है, वह कभी नहीं मरती है। लेकिन जो चिड़िया है उसकी उड़ान है वह निश्चित दायरे में उड़ती है, उसके पश्चात वह नहीं उड़ पाती है। उस जो कविता की जो उड़ान है, उस कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं पहचान सकती है, क्योंकि चिड़िया है वह निश्चित दायरे में उड़ सकती है और
जो चिड़िया है वह बाहर उड़ सकती है, घर के बाहर उड़ सकती है, इस घर में उड़ सकती है, यहाँ उड़ सकती है, वहाँ उड़ सकती है, लेकिन वह सब स्थानों पर नहीं जा सकती है। लेकिन जो कविता है वह सब स्थानों पर पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। आगे देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इससे घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। देखिएगा कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहना चाह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी खिलती है। कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता किस प्रकार से खिलती है उसको फूल नहीं पहचान सकते हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से फूल लगते हैं, खिलते हैं, लगते हैं और वह लग कर के खिल कर के सुगंध देते हैं, उसी प्रकार से कविता भी अपनी सुगंध देती है। लेकिन फूल है वह कविता का उद्देश्य, कविता का भावार्थ नहीं जान पाते हैं। क्या फूल हैं वह बाहर भीतर, फूल हैं वह बाहर खिल सकते हैं, भीतर खिल सकते हैं, इस घर में खिल सकते हैं, उस घर में खिल सकते हैं, बिना मुरझाए महकने के माने, मुरझाए यानी मुरझा जाते हैं, महकने यानी सुगंध देना। देखिएगा कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो फूल हैं वह बाहर खिल सकते हैं, इस घर में खिल सकते हैं, उस घर में खिल सकते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, मुरझाए यानी मुरझा जाते हैं और कुछ समय तक ही महकने के माने यानी कुछ समय तक ही वह अपनी सुगंध देते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने से तात्पर्य है, कवि कहना चाहता है कि फूल हैं वह खिलते हैं और सुगंध देते हैं, लेकिन उनकी जो सुगंध है वह भी कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है और जो फूल हैं वह भी कुछ समय के पश्चात मुरझा जाते हैं। भला फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, कविता का खिलना है वह फूल नहीं जान पाते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या बतलाया गया है, यहाँ पर बतलाया गया है कि फूल और जो कविता है वह दोनों आनंद देते हैं, लेकिन जो कविता है वह अजर है, अमर है और वह अपना प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होने देती है, वह अपना प्रभाव छोड़ती है। और जो फूल हैं वह कुछ समय के पश्चात मुरझा जाते हैं और अपनी सुगंध भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो कविता है वह संपूर्ण विश्व को अपना सुख देती है, संपूर्ण विश्व के द्वारा पढ़ी जाती है और उसे अपना सुख देती है। अर्थात कविता है वह कभी भी मुरझाती नहीं है, लेकिन फूल हैं वह मुरझा जाते हैं। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। देखिएगा कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता भी लोगों से खेलती है। अर्थात जब तक वह भावार्थ नहीं देती है तब तक उसमें आनंद नहीं आता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता है वह भी खेलती रहती है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिएगा यहाँ पर क्या बतलाया गया है, यहाँ पर यह बतलाया गया है एक कर देना यानी भेदभाव मिटा देना। बच्चे हैं वह बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, इस घर में खेलते हैं, उस घर में खेलते हैं। सब घर एक कर देने के माने यानी वह सभी घरों को एक समान समझते हैं। बच्चे हैं वह सभी घरों को एक समान समझते हैं, उनमें किसी प्रकार का जातिवाद छुआछूत का भेदभाव नहीं होता है। वह सभी घरों को एक समान समझते हैं और प्रत्येक घर में खेलते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं वह सभी घरों को एक समान समझते हैं, उसी प्रकार से जो कविता है वह भी व्यक्तियों से खेलती है। अर्थात वह भी अपना भावार्थ लोगों को देती है। जब उसका भावार्थ लोग समझते हैं तब उन्हें आनंद आता है। और बच्चे हैं उनमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, छुआछूत नहीं होती है और वह सभी घरों को एक समान समझते हैं और सभी घरों में खेलने के लिए जाते हैं। इस पूरी कविता में देखें तो पहले
कविता की उड़ान पहले आया था। कविता की उड़ान क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानविकर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में और देखें तो देखिएगा, बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने में अनुप्रास अलंकार। खिलना, खिलना यमक अलंकार, एक तो फूलों का खिलना, एक कविता का खिलना, यानी भावार्थ देना। कविता का क्या जाने, यहां पर कविता का क्या जाने व्यक्तिरेक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। फूल क्या जाने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिएगा, बाहर, भीतर, यह घर, वह घर, बच्चों के बहाने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब आगे देखिएगा, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तरोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। देखिएगा यहाँ क्या कहना चाह रहा है कवि। बात सीधी, सीधी का अर्थ होता है सरल। बात यानी कथ्य, संदेश सरल था। उसके बाद में सीधी, सरल। उसके बाद में देखिएगा, चक्कर यानी उलझन में, टेढ़ी फंस गई, उलझ गई। उसे पाने, बात को स्पष्ट करना, उसका अर्थ पाना। उल्टा पलटा, बदला, उल्टा पलटा यानी बदला, तोड़ा मरोड़ा, नए नए ढंग से कहा, घुमाया फिराया, बदल बदल कर देखा, बने स्पष्ट हो जाए, बाहर आए, पेचीदा, पेच के समान, घुमावदार, अस्पष्ट होती चली गई। देखिएगा, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहना चाहता है कि कोई बात थी जो बहुत सरल थी, कोई बात थी जो बहुत सरल थी, मैं उसे प्रभावशाली बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े, कठिन शब्द जोड़े। जैसे ही मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े, कठिन शब्द जोड़े, तो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो वह जो भाषा थी वह उन क्लिष्ट शब्दों के चक्कर में और भी ज्यादा टेढ़ी फंस गई, वह और भी ज्यादा उलझ गई। देखिएगा फिर से, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहना चाहता है कि कोई भाषा थी, कोई बात थी, कोई भाषा थी जो बहुत सरल थी, मैं उसे प्रभावशाली बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े। जैसे ही मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े तो वह भाषा है वह और ज्यादा उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में, उसका अर्थ प्राप्त करने की कोशिश में, उसे पाने की कोशिश में तात्पर्य होगा उसका अर्थ प्राप्त करने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, मैंने भाषा को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, मैंने भाषा को तोड़ा मरोड़ा यानी नए ढंग से कहा, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, मैंने भाषा को उल्टा पलटा, बदला, तोड़ा मरोड़ा, अलग ढंग से प्रस्तुत किया, घुमाया फिराया, मैंने भाषा को बदल बदल कर देखा कि बात या तो बने, कि इसका ये अर्थ या तो निकले, बात या तो बने यानी इसका अर्थ या तो निकले या फिर भाषा से बाहर होए। क्या तो यह अपना अर्थ वास्तविक अर्थ दे या फिर भाषा से बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ भाषा है वह और भी ज्यादा पेचीदा होती चली गई। यानी वह भाषा है वह इसके साथ साथ और ज्यादा पेचीदा का अर्थ कठिन होती चली गई। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कवि कहना चाहता है कि कोई बात थी जो बहुत सरल थी, मैं उसे प्रभावशाली बनाना चाहता था, प्रभावशाली बनाने के चक्कर में मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े। जैसे ही मैंने उसमें क्लिष्ट शब्द जोड़े तो वह भाषा है वह उलझ गई, मैं उसका अर्थ प्राप्त करना चाहता था, इसलिए मैंने उसमें उस भाषा को उल्टा पलटा, मैंने उस भाषा को उल्टा है पलटा है अर्थात बदला है,
तोड़ा मरोड़ा, मैंने भाषा को नए ढंग से प्रस्तुत किया, घुमाया फिराया, मैंने भाषा को बदल बदल कर देखा कि या तो भाषा अपना अर्थ दे या फिर वह बाहर निकल जाए। लेकिन इसके साथ साथ यह हुआ कि भाषा और भी ज़्यादा उलझती चली गई। यहाँ पर देखें तो विशेष देखें तो भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंसना, देखो टेढ़ी फंसना क्या है, और पेचीदा होना मुहावरे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर टेढ़ी फंस गई, मुहावरे का प्रयोग, पेचीदा होना या होती चली गई, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अनुप्रास। उसके बाद में देखिएगा साथ साथ, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनु की शाबाशी और वाह वाह। देखिएगा यहाँ पर क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिएगा पहले तो मुश्किल, कठिनाई या मूल समस्या कह सकते हैं। उसके बाद में खोलने के बजाय, स्पष्ट करने के बजाय, पेज को खोलना या बात का पेज खोलना, इसका तात्पर्य होगा बात का सहज व स्पष्ट करना, बात को सहज या स्पष्ट करना। कर्तव्य यानी कार्य पर, कर्तव्य यानी कार्य पर, या दिखावट, तमाशा या फिर तमाशा बिन, तमाशा देखने वाले लोगों का, शाबाशी यानी प्रोत्साहन। उसके बाद सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कहना चाहता है कि मुझे सारी मुश्किल थी, जो पीड़ा थी, उसको आराम से समझना था, शांति से समझना था कि इस भाषा में क्या समस्या आ रही है, लेकिन मैंने उसे शांति से नहीं समझा, धैर्य से नहीं समझा। मैं पेज को खोलने के बजाय, मुझे क्या करना था, पेज को खोलना था, लेकिन मैंने क्या किया, पेज को खोलने के बजाय मैंने पेज को और ज्यादा कस दिया, जिससे क्या हुआ, चूड़ी मरती चली गई। मेरे को पेज खोलना था लेकिन मैं पेज को और ज्यादा कसता चला गया। यानी मुझे भाषा को स्पष्ट करना था लेकिन मैं भाषा को स्पष्ट नहीं कर पाया और उसमें और ज्यादा क्लिष्ट शब्द जोड़ता चला गया, उस बेतरह कसता चला गया। मैं उस भाषा को और भी ज्यादा फालतू में बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर, इस कार्य पर, जो मैं यह कार्य कर रहा था, इस कार्य पर मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी लोगों की तमाशा बिन, प्रशंसा करने वालों लोगों की मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था। मैं इस कार्य को कर रहा था तो लोग मुझे प्रोत्साहन कर रहे थे, अर्थात मेरी प्रशंसा कर रहे थे और मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उनकी जो आवाज है वह मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा बेकार घूमने लगी। देखिएगा कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि आखिरकार वही हुआ। मुझे शक था कि भाषा है वह अपना स्पष्ट जवाब नहीं दे पाएगी, अपनी जो वाणी है उस वाणी को प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। मुझे जो डर था वही डर हुआ, जोर जबरदस्ती से मैंने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, इसलिए बात की चूड़ी मर गई। अर्थात भाषा है वह प्रभावहीन हो गई, अपना अर्थ नहीं दे रही थी, उसका कोई भी प्रभाव नहीं था और वह भाषा बेकार घूमने लगी। अर्थात वह भाषा है वह बेकार घूमने लगी, यानी वह अपना अर्थ नहीं दे रही थी और वह बेकार होकर के घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, मैं थक गया। कवि कहना चाह रहा है कि मैं भाषा को स्पष्ट करते करते थक गया और मैंने उस भाषा को वहीं उसी जगह ठोक दिया जहां पर वो थी। जैसी भाषा थी मैंने उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। वह भाषा थी उसके अंदर, या वह भाषा थी वह ऊपर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जैसी थी वैसी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कसाव नहीं था। अर्थात उस भाषा में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था। जिस प्रकार से कोई स्क्रू होता है या जिस प्रकार से कोई पेच होता है, उसके साथ हम जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसकी जो चूड़ी है वह मर जाती है। उसी प्रकार से वह भाषा भी क्या हो गई थी, प्रभावहीन हो गई थी।
न तो उसमें कसाव था, यानी उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था, पकड़ नहीं थी, न ताकत, न ही उसमें किसी प्रकार की ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वह एक बात थी जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है? कवि कहना चाह रहा है कि इस बात को स्पष्ट करते करते मैं थक गया था। अंत में भाषा ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी बात को स्पष्ट करना सीखा है? यहां पर देखिए, बात की चूड़ी मर जाना में रूपक अलंकार है, साफ सुनाई, जोर जबरदस्ती, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिएगा, कील की तरह ठोक दिया, बात एक बच्चे की तरह खेल रही थी, उपमा अलंकार का प्रयोग तथा मानविक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, वर्णन देखेंगे। कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? कविता की तुलना है वह किससे सार्थक मानी गई है? उत्तर है बच्चे के खेलना या बच्चों का खेलना। कर्तव्य शब्द में है प्रशंसा, निंदा, व्यंग्य, उपेक्षा और व्यंग्य। बहुत बहुत धन्यवाद।